इस मूवी की स्टार्ट में हम बहुत ही फेमस बिजनेसमैन और रिच शख्स टोनी स्टार्क को देखते हैं, जो कि अफगानिस्तान में वेपन डीलिंग के लिए आया होता है। टोनी उन मिसाइल्स को उन्हें टेस्ट करके दिखाता है कि वो मिसाइल्स कितनी ज्यादा पावरफुल हैं, जो कि अपने वे में आने वाले हर चीज को तबाह बर्बाद कर सकती हैं। वो लोग इस चीज से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। बाद में टोनी वापस आर्मी वालों के साथ जा रहा होता है। उसी दरमियान ही कुछ टेररिस्ट उन पर अटैक कर देते हैं, जिससे काफी सारे सोल्जर मारे जाते हैं। बाद में टोनी के पास भी एक मिसाइल आकर गिरता है, जो कि उसी की ही कंपनी का होता है। उस मिसाइल के फटने से उसके टुकड़े स्टार्क की बॉडी में घुस जाते हैं। सीन चेंज हो जाता है और अब हमें 36 घंटे पहले का टाइम दिखाया जाता है। यहाँ हमें पता लगता है कि टोनी आम लोगों के कंपैरिजन में बचपन से ही काफी ज्यादा क्लेवर था, लेकिन एक दिन उसके मॉम डैड की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई, जिस वजह से टोनी ने अपने डैड की कंपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज को ओबाडाया स्टीन के साथ मिलकर संभालने लगा और उसने ऐसे ऐसे वेपन्स बनाए जिनका कोई भी हथियार मुकाबला नहीं कर सकता था। यानी वो वेपन बेहद ही पावरफुल थे और इसी के चलते उसे आज अवार्ड दिया जा रहा होता है, लेकिन टोनी वहाँ पर मौजूद नहीं था, इसीलिए उस अवार्ड को ओबाडाया स्टीन ले लेता है। इधर टोनी के पास रिपोर्टर आती है, जो कि उसे बताती है कि उसके वेपन्स इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि इनका यूज करके टेररिस्ट ग्रुप के लोग आम लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिस पर टोनी उसे बताता है कि उसे इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट डे टोनी वेपन डीलिंग के लिए प्राइवेट जेट में अफगानिस्तान की तरफ निकल जाता है। सीन प्रेजेंट में आ जाता है। टोनी की जब आँख खुलती है तो वो खुद को एक केव में पाता है। उसके साथ वहाँ पर यिनसेन नाम का शख्स भी मौजूद था। इसने ही उसकी बॉडी से बॉम्ब के टुकड़ों को अलहदा किया होता है, लेकिन वो सारे टुकड़ों को निकाल नहीं पा रहा है, इसीलिए उसने टोनी के चेस्ट पर आर्क रिएक्टर लगा दिया था, जिसको पावर कार की बैटरी से मिल रहा होता है। वो आर्क रिएक्टर बॉम्ब के टुकड़ों को उसके दिल के पास जाने से रोकता था। उसी दौरान ही वहाँ पर वो शख्स आ जाता है जिसने टोनी को किडनैप किया होता है। वो टोनी को बताता है कि हमने तुम्हें इस वजह से कैद किया है ताकि तुम हमें ऐसा पावरफुल वेपन बनाकर दो जो कि किसी भी मुल्क के पास न हो। लेकिन टोनी इस बात से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो वेपन उन लोगों के हाथों लग गया तो वो लोग सब कुछ तबाह बर्बाद कर देंगे। इस बात से उन्हें काफी गुस्सा आता है और वो टोनी को बाहर लेकर आते हैं ताकि वो उसे ये बता सकें कि अगर उसने उन लोगों को वेपन बनाकर न दिया तो वो हमेशा के लिए उसे यहीं पर कैद कर देंगे, और अगर उसने वेपन बनाकर उन्हें दे दिया तो वो उसे जाने देंगे। वहाँ पर टोनी अपनी कंपनी के काफी सारे वेपन्स को भी देखता है। टोनी उनकी इस बात पर अग्री हो जाता है और वो जरूरत के सारे सामान को उन्हें लाने का कहता है। दरअसल टोनी और यिनसेन दोनों मिलकर बेहद ही पावरफुल शूट बना रहे होते हैं ताकि वो उस शूट की हेल्प से यहाँ से बचकर निकल सकें। इससे पहले टोनी एक नया आर्क रिएक्टर बनाता है जिसमें इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो काफी टाइम तक काम कर सकता था, और इसके साथ ही उसे कार की बैटरी से निजात मिल गया था। वो दोनों काफी ज्यादा कोशिशों के बाद फाइनली उस शूट को बना लेते हैं। इधर टेररिस्ट ग्रुप के लीडर को उन पर शक हो गया होता है, जिस वजह से वो उन्हें मारने आ रहे होते हैं। तभी यिनसेन वहां आकर उन लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगता है, उसे मार देते हैं। बाद में वो उस रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं जहां पर टोनी होता है। उसी दौरान ही टोनी अपने शूट के साथ वहां पर आ जाता है और वो उन लोगों पर अटैक कर देता है। बाद में वो वहां से जाने से पहले स्टार्क इंडस्ट्रीज के सारे वेपन्स को आग लगाकर वहां से निकल जाता है। कुछ पलों बाद ही शूट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जिस वजह से वो डेजर्ट में ही गिर जाता है और शूट पूरी तरह से टूट जाता है। बाद में टोनी की सर्च उसका फ्रेंड कर लेता है और वो उसे लेकर वापस आ जाता है। वापस आने के बाद टोनी पूरी मीडिया के सामने ये अनाउंस कर देता है कि उसकी कंपनी जो कि वेपन्स बनाने का काम करती थी, वो अब वेपन्स नहीं बनाएगी, क्योंकि उन वेपन्स का गलत यूज हो रहा है। इस न्यूज से काफी ज्यादा लोग शॉक हो जाते हैं।
बाद में ओबाडायास्टीन उससे सवालात करता है कि आखिर उसके साथ मसला क्या है, जिस पर वो उसे बताता है कि हमें वेपन मैन्युफैक्चरिंग को छोड़कर आर्क रिएक्टर टेक्नोलॉजी पर और भी ज्यादा रिसर्च करना चाहिए, ताकि हम इसका यूज करके और भी बेहतरीन हथियार बना सकें, जिससे हमारी कंपनी को और भी ज्यादा मुनाफा होगा। बाद में टोनी वहाँ से निकल जाता है और वो अपने लिए नया आर्क रिएक्टर बनाता है, जो कि पहले वाले के कंपैरिजन में और भी ज्यादा पावरफुल था। पेपर नए वाले आर्क रिएक्टर को टोनी के चेस्ट पर लगा देती हैं। बाद में टोनी पहले वाले शूट पर काम करके उसे और भी ज्यादा एडवांस बनाने की कोशिश करने लगता है और काफी ज्यादा कोशिशों और काफी सारे फेलियर्स को फेस करके वो ऐसा शूट बनाने में कामयाब हो जाता है। बाद में टोनी उस शूट की पावर्स को टेस्ट करने के लिए काफी ऊंचाई पर जाने लगता है, लेकिन कुछ अरसा बाद शूट में बर्फ जमने लगती है, जिससे शूट काम करना बंद कर देता है। इसी वजह से टोनी काफी तेजी से नीचे गिरने लगता है। बाद में टोनी इस प्रॉब्लम के सलूशन का पता लगाने की कोशिश करता है कि वो स्काई में बेहद ही ऊंचाई तक कैसे जा सकता है, वो भी शूट में बिना बर्फ जमे, यानी शूट में बिना प्रॉब्लम आए हुए। कुछ टाइम रिसर्च के बाद वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेता है और वो शूट को टाइटेनियम और गोल्डन कर देता है, जिसके बाद टोनी पार्टी में चला जाता है। वहाँ पर न्यूज रिपोर्टर से उसे पता लगता है कि अभी भी उसकी कंपनी के वेपन्स टेररिस्ट ग्रुप को सेल किए जा रहे हैं, जिनका यूज करके टेररिस्ट ग्रुप के लोग उस विलेज के लोगों को टारगेट कर उन्हें बुरी तरह मार रहे हैं। बाद में टोनी घर आकर उस विलेज में जाने की तैयारी करने लगता है और अब उसका शूट पूरी तरह रेडी होता है। बाद में टोनी उस प्लेस पर आ जाता है और वो उन लोगों पर अटैक कर देता है और इसके साथ ही वो उनके काफी सारी मिसाइल्स को तबाहो बर्बाद कर देता है। इस हमले के बारे में सैटेलाइट से उसके दोस्त रोडी को भी पता लग जाता है, इसीलिए वो अपने लोगों से उस प्लेन का पीछा करने का कहता है। इस वजह से टोनी रोडी से राब्ता करके उसे इन्फॉर्म करता है कि उसने ही सारे मिसाइल्स को तबाहो बर्बाद किया है और वो उसे अपने लोगों को वापस बुलाने का कहता है, ताकि वो वहाँ से जा सकें। सारी असलियत जानकर रोडी उन सब लोगों को वापस बुला लेता है। इधर ओबाडायास्टीन उन लोगों के पास जाता है और वो उनके लीडर से सवालात करता है कि किसने हमारे इतने सारे मिसाइल्स और वेपन्स को तबाहो बर्बाद कर दिया है, जिस पर वो लीडर उन्हें बताता है कि वो टोनी ही होगा, क्योंकि वो पहले भी ऐसा ही शूट बनाकर वहाँ से बच निकला था। बाद में लीडर ओबाडायास्टीन को टोनी का शूट दिखाता है और वो उससे कहता है कि अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो टोनी का शूट मैं तुम्हें दे सकता हूँ। लेकिन ओबाडायास्टीन उस लीडर को खत्म करके शूट के साथ वहाँ से निकल जाता है। इधर टोनी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती है कि आखिर वो शख्स कौन है जो कि कंपनी के वेपन्स को इलीगल तरह से सेल करता जा रहा है। इस बात का पता लगाने के लिए वो पेपर को कंपनी का मेन कंप्यूटर को चेक करने का कहता है। उस कंप्यूटर को चेक करने से पेपर को पता लग जाता है कि टेररिस्ट ग्रुप के लोगों को वेपन्स कोई और नहीं बल्कि ओबाडायास्टीन ही सेल कर रहा था और उसने ही टोनी को टेररिस्ट ग्रुप के लोगों से उसे मारने को कहा था, ताकि पूरी कंपनी उसके अंडर में आ जाए। पेपर सारे डेटा को कॉपी कर लेती है। तभी उसी दरमियान ही वहाँ ओबाडायास्टीन आ जाता है, लेकिन पेपर उसे बातों में लगाकर वहाँ से निकल जाती हैं। बाद में ओबाडायास्टीन अपने साइंटिस्टों के पास जाता है और वो उन्हें जल्द से जल्द उस शूट को रेडी करने का कहता है, जिस पर साइंटिस्ट उसे बताते हैं कि वो शूट को पावर देने के लिए टोनी जैसा आर्क रिएक्टर नहीं बना सकते हैं और बिना आर्क रिएक्टर के शूट को पावर नहीं मिल सकता था। इसीलिए ओबाडायास्टीन टोनी को कुछ टाइम के लिए बेहोश कर देता है और ओबाडायास्टीन आर्क रिएक्टर को लेकर निकल जाता है। आर्क रिएक्टर के निकलने से बॉम्ब के टुकड़े उसके हार्ट के पास जाने लगते हैं, जिससे वो आहिस्ता आहिस्ता मरने लगता है। लेकिन टाइम रहते वो पेपर का गिफ्ट किया हुआ आर्क रिएक्टर लगा लेता है और बाद में वो ओबाडायास्टीन को रोकने निकल जाता है और अब उन लोगों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों ही एक दूसरे पर काफी ज्यादा अटैक्स कर रहे होते हैं। काफी अटैक्स के बावजूद भी टोनी यहाँ पर हारता हुआ नजर आ रहा होता है
इसीलिए वो उसे कंपनी की छत पर ले आता है और वो पेपर से कहकर आर्क रिएक्टर की पावर को काफी ज्यादा हाई करने का कहता है। इससे ओबाडाया स्टीन उस पावर की चपेट में आकर मारा जाता है। नेक्स्ट डे मीडिया के सामने टोनी स्टार्क ये कबूल कर लेता है कि वो ही आयरन मैन है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम निक फ्यूरी को देखते हैं जो कि टोनी से एवेंजर्स इनिशिएटिव के बारे में बात करने आए होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।